आज अपन को माइक्रोवेव स्टार्ट करना था वैसे तो, बट ठीक है। आज माइक्रोवेव स्टार्ट नहीं भी हो पाएगा, तो मतलब हो जाएगा, बट उससे पहले जो रिमेनिंग हमारा पार्ट बच रहा है, उससे पहले जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है हमारा, वो कंप्लीट करेंगे हम लोग। बेसिकली रिमेनिंग पार्ट मतलब कि थोड़ा सा डेरिवेशन आपका बचा हुआ है। ठीक है। जो लास्ट आपकी यूनिट है, उस लास्ट यूनिट का ससेप्टिबिलिटी वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक के अंदर आपको थोड़ा सा कुछ मुझे बताना है, फिर उसके बाद हम माइक्रोवेव स्टार्ट करेंगे। आज के बाद आपकी सॉलिड स्टेट की 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। उन 4 यूनिट्स के बाद में फिर आप सॉलिड में सिक्योर हो जाओगे, बिकॉज मिनिमम आपके पास में 80 मार्क्स का मैटर अवेलेबल है। 80 से ऊपर भी होता है, बट 80 मार्क का मिनिमम तो मैटर अवेलेबल है आपके पास में। अब उसके बाद में जो बाकी 2 यूनिट्स हम लोग पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले मैं सोच रहा हूँ माइक्रोवेव भी आपका करवा दूँ, ताकि उसमें भी एक सिक्योरिटी पर्पस आपका हो जाए कि भाई ठीक है, माइक्रोवेव भी आप सिक्योर हो गए। तो इसीलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं थ्योरी ऑफ मेटल्स का लास्ट पार्ट और थ्योरी ऑफ मेटल्स का लास्ट डेरिवेशन। थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हो, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी में हम लोग किस तरह से काम में लेते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये सारी बातें होने के बाद में अब हम लोग थोड़ा सा उसका डेरिवेशन कर लेंगे। बस वो डेरिवेशन करने के जस्ट तुरंत बाद आपका क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव स्टार्ट हो जाएगा। माइक्रोवेव आज मैं लिखवाऊंगा नहीं, बस थोड़ा समझाऊंगा आपको, क्योंकि आज आप रजिस्टर वगैरह कुछ लेके नहीं आएंगे माइक्रोवेव के लिए। बट हाँ, हम स्टार्टिंग कर देंगे माइक्रोवेव की आज से। ठीक है, तो रजिस्टर वगैरह बना लेना नया माइक्रोवेव का भी, और एक बढ़िया सी सुंदर सी कॉपी लेके आ जाना कल से। ठीक है। नाउ कहाँ तक हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने डायग्राम शो किया था। उसके बाद में टू बी कंटिन्यूड, टू बी कंटिन्यूड मतलब जो अपन ने लास्ट खत्म किया था भाई, 3 डायग्राम बनाए थे। उसके बाद में हमें थोड़ा सा उसके लिए डेरिवेशन करना है। सो सो द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सो द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जहां से आपने खत्म किया था लास्ट टाइम, बस उसके बाद से आज स्टार्ट करना है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओ, फिर भूल गया आज मैं। ये लो स्क्रीन शो कर लो तुम, ये लो। ड्यू लोरेन ड्यू थ्योरी ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन इन मेटल्स विद ऑफ कंडक्शन बैंड, हाँ ये भी करवाऊंगा मैं। इसको आप हाईलाइट करके रखना, इसको आप हाईलाइट करके रखना, मैं इसको करवा दूंगा बाद में। ठीक है, बट मुझे आज एनी हाउ माइक्रोवेव स्टार्ट करनी है, तो ये चीज मैं भी आपको करवाऊंगा, ड्यू थ्योरी ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन इन मेटल्स। ठीक है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, so so the magnetic susceptibility, अब हमारे पास ससेप्टिबिलिटी जो है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन अपॉन इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो एम को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन और एच को बोलते हैं मैं बेसिकली मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इक्वेशन नंबर 1, ये बेसिक डेफिनेशन होती है ससेप्टिबिलिटी की। ठीक है। वेयर वेयर m it just equal to mu b np माइनस na। अब ये p और a का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो सीधी सी बात है, आपको लास्ट टाइम जो पढ़ाया था मैंने कि भैया फर्मी लेवल से नीचे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी अब मेटल्स के अंदर होते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन की फ्रीली स्पिन होती है। अब जिन इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप्लाई किए गए मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, उनके नंबर्स ये है, दैट इज द
पैरेलल, एफ पी फॉर द पैरेलल, और जो एंटी पैरेलल है उनके नंबर ये हैं। किनके पैरेलल किनके एंटी पैरेलल, तो याद रखना अप्लाई किए गए मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर किन्हीं इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, कौन सी स्पिन, फ्री स्पिन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होता है अपनी स्पिन को खत्म कर लेते हैं, एक अप स्पिन एक डाउन, बट कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपनी फ्री स्पिन से मोशन करते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन्हीं से मिलती है अपने को। तो पैरेलल ज्यादा होते हैं, एंटी पैरेलल कम होते हैं। एंटी पैरेलल का वो इतना रोल होता नहीं है, तो एंटी पैरेलल को हटा दो आप लोग, ठीक है, एंटी पैरेलल को हटा दो, केवल पैरेलल बचे दो। तो पैरेलल में से जब एंटी पैरेलल गए तो वो इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गए आपके पास में, लाइक म्यू बी, और इसको लिख दो डेल्टा एन, ठीक है। यहां लिख लो आप चाहो तो P डिनोटेड द पैरेलल और A डिनोटेड द एंटी पैरेलल, ठीक है। नाउ अब यहां पर आप चाहो तो लिख लो वेयर डेल्टा एन इज इक्वल टू पैरेलल माइनस एंटी पैरेलल, ठीक है। अब आपको मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम लोगों ने ये काम पहले भी किया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां तक फिलअप है, 0 से लेके फर्मी लेवल तक फिलअप है, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी मतलब फर्मी फंक्शन, एंड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स मतलब कि किसी भी यूनिट रेंज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इनको जोड़ दो। अब हम लोग जब टेम्परेचर 0 की बात करते हैं, एट 0 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जब बात करते हैं, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी होती है, मतलब फर्मी फंक्शन 1 होता है, ये भी हम लोग कर चुके हैं। तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, 0 से लेके EF नॉट, EF नॉट मतलब कि फर्मी लेवल एट 0 केल्विन, एंड DE and DE, is it? So these total number of electrons, अब ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो अप्लाई किए गए मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। तो इनको दो पार्ट में हम लोग स्प्लिट कर देंगे। सो दीज टोटल number of electrons, these total number of electrons are divided into two parts, are divided into two parts, ठीक है। तो ये दो पार्ट में हम लोग कर देते हैं स्प्लिट। ऊपर आपको दिख ही रहा हो कौन कौन से दो पार्ट है, हाफ आर पैरेलल एंड अदर हाफ आर एंटी पैरेलल, ठीक है। सो हाफ आर पैरेलल एंड अदर हाफ आर एंटी पैरेलल, ठीक है। अब इनकी अलग अलग कैलकुलेशन की जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने जो लास्ट टाइम मतलब लास्ट क्लास के अंदर डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में आपने साफ साफ लिखा था कि जो पैरेलल होते हैं ना, आप लोगों को डायग्राम दिखाता हूं मैं क्या होता है। एक डायग्राम बनाया था आप लोगों ने शायद ऐसा, तो आपने कहा था कि जो पैरेलल होता है वो नेगेटिव मतलब शिफ्ट नेगेटिव की तरफ माइनस म्यू बी से क्या होते हैं नीचे की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, और जो एंटी पैरेलल होते हैं वो ऊपर की ओर प्लस म्यू बी से शिफ्ट होते हैं, मतलब शिफ्टिंग तो होती है, ठीक है। पैरेलल में नेगेटिव में शिफ्टिंग होती है, मतलब वो अपनी एनर्जी को माइनस म्यू बी लॉस कर देते हैं, और एंटी पैरेलल जो होते हैं वो अपनी एनर्जी को बढ़ा देते हैं प्लस म्यू बी से। सो अल्टीमेटली मेरे पास जब हम लोग अब हाफ हाफ कर दिया आप लोगों ने, तो पैरेलल कितने हैं, हाफ है, तो हाफ लगा दो, ठीक है। किसके हाफ है, इसके, और ये कहां से कहां तक भरे हुए हैं, माइनस म्यू बी से लेके कहां तक भरे हुए हैं ये, और फर्मी लेवल तक भरे हुए हैं 0 केल्विन तक। ये आप लोगों ने बनाया था डायग्राम ऐसा ही, तो ये माइनस म्यू बी का था और यहाँ तक फर्मी लेवल था, तो माइनस म्यू बी से कहां तक भरे हुए हैं, ये फर्मी तक भरे हुए हैं, ठीक है। और इनकी जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो चुकी है माइनस म्यू बी से, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों ने क्या किया, डी माइनस माइनस म्यू बी कर दिया, क्योंकि माइनस म्यू बी से कम हो गई एनर्जी, लाइक दिस। तो कितना हो जाएगा, डी ई प्लस ई,
इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आपके ऊपर निकल गई, तो इसको नाम दो 2, क्योंकि बाद में आपको इसको यूज करना पड़ेगा, इसको 2 नाम दो। अब सिमिलरली आप जब बात करोगे एंटी पैरेलल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो इनका डिवीजन भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये कहां से कहां तक भरे होंगे, म्यू बी बी से लेके ई एफ नोड तक। ये डायग्राम नंबर सी था, अगर आपको याद हो तो पहले इलेक्ट्रॉन्स ऊपर तक भरे हुए थे, फिर आपने कहा था जब इक्विलिब्रियम आता है तो इक्विलिब्रियम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ तक भरे होते हैं, बस फर्मी लेवल तक इक्विलिब्रियम में। तो प्लस म्यू बी से लेके कहाँ तक भरे हुए हैं, फर्मी लेवल तक भरे हुए हैं, तो प्लस म्यू बी बी और ई एफ नॉट। तो यहाँ पर जो आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो शिफ्ट हो चुका है प्लस म्यू बी से, सो ये प्लस म्यू बी से शिफ्ट हो गया और ये डीई हो गया। इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब इसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होता क्या है। आप लोगों ने केवल डी लिखा है, बट इसका फॉर्मूला भी तो पता हो आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का, इसलिए मैंने कहा था कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लेना। तो वी नो दैट, सो वी नो दैट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स dE, it just like 1/2 pi square, ये था ना फॉर्मूला, एंड 2m अपॉन h कट स्क्वायर, 2m अपॉन h कट स्क्वायर 3/2 एंड EF टू द पावर 1/2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5। अब इसी फॉर्मूले में आप लोग जब डेल्टा n की बात करोगे, इसको होल्ड पे रखो, और अब बात करो डेल्टा n की, मतलब इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, np माइनस na। अब np कहाँ लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 3 में। na कहाँ लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 4 में। तो आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 से वैल्यू 2 में रख दो, ठीक है। तो जैसे आप ये काम करोगे तो 1/2 तो कॉमन है इसे दोनों में, तो इसको तो रख दो। और np में क्या आ रहा है, माइनस म्यू बी से लेके ई एफ नोड तक, और ये है डी ई प्लस म्यू बी बी एंड डी ई माइनस म्यू बी से लेके और कहाँ तक, ई एफ नोड तक, ई एफ नोड तक। और कितना है, डी ऑफ म्यू बी ई माइनस म्यू बी और ये डी ई। अब इन्हीं फॉर्मूले में आप जब इक्वेशन नंबर 5 का यूज करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 5 में जब यहाँ पे E था तो यहाँ पे भी E था, EF था। अब मैं इस E की जगह जब E प्लस म्यू बी बी कर दूंगा तो यहाँ पे EF की जगह क्या हो जाएगा, EF प्लस म्यू बी बी। और जब मैं इसको E माइनस म्यू बी बी के लिए लिखूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, EF माइनस म्यू बी बी। तो अल्टीमेटली मुझे इक्वेशन नंबर 5 का यूज करना है। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 इन दिस टर्म, तो इस टर्म के अंदर आप लोग यूज करो। सो जस्ट यूजिंग द इक्वेशन नंबर 5 एंड यू विल गेट माइनस म्यू बी बी एंड ई एफ नोड। देखिए एक और चीज, 1/2 पाई स्क्वायर 2m अपॉन h का स्क्वायर 3/2, ये तो कॉमन है, इधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन है, तो क्यों ना इसको बाहर निकाल ले अपन पहले ही बार में, क्यों इसको हम लोग डबल डबल लिखते हैं। तो 1/2 तो था ही सही, ठीक है। इस 1/2 के अलावा भी बाकी सब आप लोग ले सकते हो, तो 1/2 को तो बाहर रहने दो, और इसके अलावा 1/2 पाई स्क्वायर एंड 2m अपॉन h का स्क्वायर टू द पावर 3/2, बस। बाकी फिर आप अंदर ले लो माइनस म्यू बी बी एंड ई एफ नोड, और यहाँ पर ई की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, ई एफ प्लस म्यू बी बी। पावर लगी है 1/2 तो 1/2 पावर लगा दो, डी ई। सिमिलरली माइनस यहाँ भी लिख दो म्यू बी बी एंड
ई एफ नोड, ये हो जाएगा ई एफ माइनस यू बी टू द पावर 1/2 डी, लाइक। अब करना ये है कि हमें इन लिमिट्स को ऐड कर देना है। ऐड मतलब कि कंप्लीट, अब ये तो ई एफ है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें, तो ई एफ का तो ई एफ ही रहेगा। अब आप एक काम करेंगे, इस लिमिट को ऐड कर देंगे। ऐड मतलब कि इसको इसमें ऐड करेंगे, तो इसको इसमें ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एन का वैल्यू लिख रहे हैं ना हम लोग, तो डेल्टा एन के वैल्यू में एक काम कर सकते हो, यहाँ पर म्यू बी बी का वैल्यू जो है वो कम है, ई एफ का वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि ई एफ बहुत ऊंचा है, जबकि जो है म्यू बी बी थोड़ा नीचे है, मतलब कम वैल्यू है म्यू बी बी की। सो अल्टीमेटली अगर मैं एक काम करूँ, हाँ एक काम कर सकते हो आप, लिमिट्स को ऐड कर दो। ओके, सो एडिंग द लिमिट्स, एडिंग लिमिट्स मतलब इसको इसमें ऐड कर देंगे, और ऊपर तो ई एफ नोड कॉमन है इसे ही, ठीक है। सो ये कहाँ तक आ जाएगी, देखो इसको ऐड करने का पर्पस क्या है, सुनो मेरी बात। यहाँ पे ये जितना नीचे है ना, सेम उतना ही ये ऊपर भी है। तो अगर मैं इस वाले एरिया को, एडिंग करने का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस वाले एरिया को उठा के, इस वाले एरिया को उठा के मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं इस जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकली सही है। फिजिकली एक अलग चीज है, बाकी मैथमेटिकली हमेशा कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपका जो क्राइटेरिया है वो जीरो से ई एफ नोड तक पहुंच जाएगा, ना कि अलग अलग आप माइनस म्यू बी बी से यहाँ तक करोगे फिर यहाँ से यहाँ तक करोगे। तो अल्टीमेटली दोनों को ऐड करने पे ये यहाँ पर पहुंच जाएगी चीज, और जीरो से ई एफ नोड तक फिर आप इसको कैलकुलेट करके सोल्व कर सकते हो। ये मैथमेटिकली तरीका है जो इजी पड़ता है, अलग अलग सोल्व करने से अच्छा है कि ये आप इसको इस तरह सोल्व कर लो। सो एडिंग द लिमिट यू विल गेट डेल्टा एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर एंड 2m/h², 2m/h² टू द पावर 3/2 एंड 0 to EF node, 0 to EF node ultimately EF plus mu BB to the power 1/2 minus EF minus mu BB to the power 1/2 and DE। अब आप खुद ही देखो EF कितना ऊपर तक है डायग्राम में और म्यू BB कितना कम है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि म्यू BB इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू EF नॉट। तो जो चीज बड़ी होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट से, ताकि हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सके। तो एक काम करते हैं कि 1/4 पाई स्क्वायर, इसको तो रखो कांस्टेंट, और बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के लिए बड़ी क्वांटिटी को बाहर निकाल लो। तो जीरो से लेके ई एफ नोड, तो ई एफ नोड बड़ा है तो ई एफ को बाहर निकालो तो कितना बच जाएगा, 1 प्लस म्यू बी बी अपॉन ई एफ नोड। अब ये जो क्वांटिटी है वो छोटी हो गई, अब आप लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हो। यहाँ भी आप लोग जब ई एफ को बाहर निकालोगे और 1/2 पावर से बाहर निकालना है तो अंडर लगाना पड़ेगा, 1 माइनस म्यू बी बी अपॉन ई एफ नॉट टू द पावर 1/2, ठीक है, और डीई। अब आप लोग जानते हो बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या होता है, अल्टीमेटली 1 प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स होता है, ठीक है। पावर आगे जाती ना, तो पावर को आगे ले लो, तो 1/4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2m/h² टू द पावर 3/2, 0 to EF node अंडरवुड EF and 1 plus mu BB upon 2
ई एफ, ये पावर आगे आ गई, ठीक है। ऐसे ही आप लोग यहाँ भी ले लो पावर को आगे, माइनस अंडर रूट ई एफ 1 माइनस म्यू बी बी अपॉन 2 ई एफ, ठीक है, डी ई। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा इसको कॉमन ले लो, क्योंकि अब कॉमन आ सकता है, तो 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर 2m अपॉन एच कट स्क्वायर टू द पावर 3/2 0 टू ई एफ नोड, अंडर रूट ई एफ यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 प्लस म्यू बी बी अपॉन 2 ई एफ, और माइनस 1 प्लस म्यू बी बी अपॉन 2 ई एफ, ये बचेगा कॉमन लेने के बाद में। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आधा और आधा मिलके एक हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, आधा और ये आधा मिलके एक हो जाएगा, और इस ई एफ से अंडर रूट ई एफ कट जाएगा। तो सब कुछ करने के बाद में मेरे पास क्या बचेगा, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर 3/2 0 टू ई एफ, आधा और आधा एक हो गया, ई एफ से ई एफ कट गया, तो नीचे कितना बच जाएगा, अंडर रूट ई एफ बच जाएगा, ई एफ बच जाएगा डीई। अब आप ये डीई है मतलब एनर्जी है, ई एफ भी एनर्जी है, तो एनर्जी को आप, म्यू भी तो कांस्टेंट है, तो म्यू भी बाहर निकाल लो, और ई एफ को आप जब इंटीग्रेट कर दोगे, अंडर रूट ई एफ है तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो आपको पता है ये इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर 2m अपॉन एच कट स्क्वायर टू दी पावर 3/2, और म्यू भी बाहर निकाल लो। और अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, ई एफ की पावर -1/2 का आपने किया इंटीग्रेशन, तो पावर बढ़ जाती है, और वही की वही पावर नीचे भी आ जाती है, ये आपको पता है इंटीग्रेशन में ऐसा होता है। और लिमिट, अब लोअर लिमिट तो जीरो है तो काम करेगी नहीं, केवल अपर लिमिट ही काम करेगी, तो अपर लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, -1/2 प्लस 1 कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा अल्टीमेटली 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, तो 2m अपॉन एच कट स्क्वायर टू द पावर 3/2 म्यू बी बी, और ये भी 1/2 बचेगा, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट ई एफ नॉट, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 6, ये क्या आया, डेल्टा एन आया। बस अब इक्वेशन नंबर 6 का वैल्यू आप लोग ऊपर आ जाओ, एम के अंदर पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 6 में अपन ने डेल्टा एन निकाला है ना, अब ये डेल्टा एन कहाँ पुट करेंगे, ऊपर आ जाओ, कहाँ पर पुट करना है देखो, दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पुट करना है हमें, इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे तो उससे m निकल जाएगा हमारा, m निकल जाएगा, म्यू बी मल्टीप्लाई विद डेल्टा एन, तो जस्ट म्यू बी को मल्टीप्लाई करना है डेल्टा एन से, तो आपका m निकल जाएगा, तो नीचे आ जाओ। तो इक्वेशन नंबर 6 से 2 में वैल्यू पुट कर दो, तो m निकल जाएगा म्यू बी, ऑब्वियस सी बात है, ये म्यू बी का एक म्यू बी यहाँ भी तो आ रहा है, तो म्यू बी का स्क्वायर हो जाएगा, म्यू बी स्क्वायर बी अपॉन 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, एंड 2m अपॉन एच कट स्क्वायर टू द पावर 3/2 अंडर रूट ई एफ नॉट, इक्वेशन नंबर 7। अब आपको ससेप्टिबिलिटी निकालना है ना, ससेप्टिबिलिटी बराबर क्या होता है, m अपॉन एच, जो इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ था, है ना, एंड वी नो दैट b इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एच, यही होता है, b इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एच, तो यहाँ से h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन म्यू नॉट, इक्वेशन नंबर 8। 7 और 8 का वैल्यू आप कहाँ रखोगे, 1 में रख दोगे। अब आपकी 1 क्या है वो भी आप देख लो, सब्स्टिट्यूटिंग i इज इक्वल टू होता है m अपॉन एच, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है। जैसे ही आप ये पुट करोगे वैसे ही आपके पास में क्या बनेगा, आपको म्यू नॉट अपॉन 2 पाई स्क्वायर एंड 2m अपॉन एच कट स्क्वायर टू द पावर 3/2 म्यू बी स्क्वायर एंड b अपॉन b अंडर रूट ई एफ, ये दोनों को डिवीजन करने के बाद मिलेगा।
एम अपॉन एच करने के बाद आपको यही मिलेगा। तो यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अल्टीमेटली। तो एक तो ये चीज बन गई आपके पास में, दिस इज द लाइक दिस स्काई। अब आप चाहो तो EF की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। हम जानते हैं कि EF नोड का वैल्यू क्या होता है। सो वी नो दैट EF नोड इज इक्वल टू क्या होता है, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m एंड 3 पाई स्क्वायर एंड लाइक 3 पाई स्क्वायर एन टू द पावर 2/3। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, मैंने आपको पहले भी कहा था। अब आप चाहो तो ये वैल्यू पुट करके, अब आप चाहो तो इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे अंडरवुड EF है ना, तो अंडरवुड EF कितना हो जाएगा, एच कट, ठीक है, और ये के स्क्वायर तो पुट कर देना आपने, तो ये के क्यों आएगा यहाँ पे, के स्क्वायर तो वैल्यू पुट कर दिया आपने, ठीक है। तो एच कट अपॉन अंडरवुड एम, अंडरवुड 2m और 3 पाई स्क्वायर n टू द पावर 1/3। ये वैल्यू आप वहां ऊपर पुट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे आप ये ऊपर पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, काई हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई स्क्वायर। अब ये 3/2 पावर है ना, 3/2 पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अंडरवुड 2m अपॉन एच कट स्क्वायर एंड 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, ऐसे पुट कर दो। और ये हो जाएगा म्यू बी स्क्वायर बोर मैग्नेट्रॉन, और ये अंडरवुड एफ की अंडरवुड 2m एच कट, और ये हो जाएगी 3 पाई स्क्वायर n, ये हो गया, ठीक है। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, अब जो बचा वो आपका आंसर है। ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो n की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होती है। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉड एंड म्यू बी स्क्वायर, ये परमिएबिलिटी है और ये बोर मैग्नेट्रॉन है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना, परमिएबिलिटी और बोर मैग्नेट्रॉन। और ये 2 पाई स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, एच कट स्क्वायर, और ये 2m। अब चाहो तो आप 2 से 2 भी कैंसिल कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से 2 भी हटाई दो, केवल यहाँ बच जाएगा m, यहाँ बच जाएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर। तो ये m और ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर n टू द पावर 1/3 ऐसे। तो ये हमारे पास ससेप्टिबिलिटी आ गई मेटल्स की। यही वो डेरिवेशन था जो आपको लास्ट करवाना था, ठीक है। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद से तो सब सही है। अब आपका एक जो टॉपिक बच रहा है वो मैं आपको बता दूंगा, बेसिकली बाद में बताऊंगा, ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन। तो आप उसको होल्ड रख लो, क्योंकि मुझे आज आपकी माइक्रोवेव भी स्टार्ट करनी है ना,